तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम आप सभी का। नमस्कार, जोहार। देखिए, कल हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का पार्ट 1 शुरू किया था, जिसमें हम लोगों ने थ्योरी पार्ट किया था। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन विथ आंसर एंड एक्सप्लेनेशन भी करेंगे। थोड़ा सा पहले से एक बार इंफॉर्मेशन देता हूं, उसके बाद क्लास कंटिन्यू करेंगे। देखिए, पहले मैं बता देता हूं, ये हमारा सिलेबस फॉर यूजीसी नेट एंड झारखंड जेपीएससी जेट दोनों के लिए, ठीक है। इसमें पेपर 1 का, ठीक है, साइंस को छोड़ के, क्योंकि CSIR वाला का अलग होगा, जितने भी सभी के लिए पेपर 1 में आपका 50 क्वेश्चन आएगा, प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ठीक है। इसमें 10 यूनिट है। इसमें हम लोग पहला यूनिट कर रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका पार्ट 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ठीक है, चैनल पे, और ऐप पे सारा नोट्स भी अवेलेबल कर दिया गया है। आज हम लोग करने वाले हैं ये सारा टीचिंग एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस। कितने? 50 क्वेश्चंस, ठीक है। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और उसके आंसर, साथ में एक्सप्लेनेशन। एंड इस यूनिट से, मतलब एक यूनिट से आपके 5 ही क्वेश्चन आएंगे, ओनली 5 ही क्वेश्चन आएंगे। हम लोग 50 का प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और एक एक करके 10 यूनिट कंप्लीट करेंगे। जब 10 यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग कॉम्बिनेशन टेस्ट लगाएंगे 50 क्वेश्चन का, ठीक है। और ये सारा पीडीएफ आपको ये ज्ञान सागर ऐप पे मिलेगा। इस ऐप का प्राइस सिर्फ 25 रुपया रखा गया है, ओनली 25 रुपीज। कितना? सिर्फ 25 रुपया, हाँ। और इसमें केवल जेट का नहीं, बल्कि झारखंड में होने वाले जितने भी एग्जाम्स है और बीएड का कोर्स का कंप्लीट 2 साल का सारा पीडीएफ अपलोड किया जाएगा इसमें, ठीक है। एंड इसके साथ ही आपका ये जेट का भी अपलोड किया जाएगा। नोट्स यहाँ पे अपलोड है जेट का। झारखंड टेट का भी इसी में किया जाएगा। सिर्फ 25 रुपया का एक कोर्स खरीदेंगे तो सब कुछ फ्री हो जाएगा। झारखंड जेएसएससी के द्वारा जितना भी एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा सब फ्री, ठीक है। आना है किसमें? आपको ऑल कोर्सेस में। एक बार दिखा देता हूं, उसके बाद फिर मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और अपना भी। इसमें देखिए, 25 रुपया में 4 साल तक फ्री रहेगा ये कोर्स। सिर्फ 25 रुपया में 4 साल तक। किसका किसका? बीएड का, एनएम का, ठीक है। जेसीबी के द्वारा जितना झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम होता है, और झारखंड टेट, हाईकोर्ट असिस्टेंट का ऑलरेडी 15 को सेट अपलोड है, ठीक है, जो एग्जाम हुआ था उनका। जेएसएलपीएस, झारखंड टेट, जेएसएससी, जेपीएससी, डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जाम्स, ठीक है। इन सभी के लिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, नोट्स, पीडीएफ्स बहुत सारा अपलोड है। और इन फ्यूचर जितने भी एग्जाम्स होंगे सबका तैयारी करवाया जाएगा। अगर एक बार आप कोर्स खरीद लेते हैं तो 4 साल के लिए ये आपका फ्री हो जाएगा। एक जगह पे मिलेगा 25 रुपया में। यार कोई बड़ा चीज है 25 रुपये, बताओ तो। बोलते बोलते आप 2 को समोसा खाएंगे खत्म। तो बस इतना कम प्राइस रखा गया है कि किसी को पछतावा ना हो, ठीक है, कोर्स लेने में। बस तो चलिए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने ये पूरा नोट्स कंप्लीट कर लिया था कवर, ठीक है। आज हम लोग करते हैं इसका क्वेश्चन आंसर, और सारा मैं इसी ऐप में डाल दूंगा, ठीक है। एक बार अगर कोर्स परचेज करेंगे तो 4 साल तक फ्री हो जाएगा। सब कोर्स, जितना भी कोर्सेज चल रहा है सब फ्री 25 रुपया में, ठीक है। 25 रुपया का कोर्स चलिए, ज्यादा अमीर आदमी नहीं बनना है, बस इतना कमाओ। मतलब स्टूडेंट्स, आम ये सब पैसा कमाने का जरिया नहीं है, बस इसको सरवाइव करने के लिए जितना पैसा जरूरत है उतना ही ले रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि ऐप बनाना और सर्वर चार्ज इतना खर्चा आ जाता है कि 25 रुपया से आराम से निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, रेडी हो जाइएगा। तो जो लोग कोर्स लीजिएगा उनके लिए ठीक है, और जो लोग नहीं लीजिएगा उन लोग को नोट डाउन करना होगा। मैं तो कहूँगा ले लीजिए, 60 रुपया 25 रुपया में 4 साल तक पढ़िएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा है पहला, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा प्रत्येक क्वेश्चन, ठीक है। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? थोड़ा सा नॉर्मल रखा गया है क्वेश्चन का लेवल, क्योंकि यूजीसी नेट से लो लेवल पूछेगा आपका जेट, ठीक है। जेपीएससी यूजीसी नेट से लो लेवल का पूछेगा, यही लेवल आपका सीटेट में भी काम देगा। तो चलिए देखते हैं, और जब मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तब फिर टॉप क्वेश्चन दूंगा, ठीक है। तो नीचे से ही स्टार्टिंग ग्रोइंग से ही शुरू किया जाता है, ठीक है। एक अच्छा प्रभावी शिक्षण जो है स्टार्टिंग में नॉर्मल से ही स्टार्ट किया जाता है, हार्डनेस धीरे धीरे लाया जाता है, ठीक है। अचानक से हार्डनेस नहीं लाया जाता है। शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग? जानकारी देना, ठीक है, या परीक्षा आयोजन करना, टू कंडक्ट एग्जामिनेशन, या सीखने को प्रोत्साहित करना, या अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए आपको आंसर मिल गया होगा कि एक अच्छा शिक्षण वही होगा जिसमें हम लोग सीखने को प्रोत्साहित करते हैं, टू प्रमोट लर्निंग, ठीक है।
यानी कि शिक्षण का मूल उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं बल्कि सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें पूछा गया है शिक्षण अभिवृत्ति का अर्थ क्या है। टीचिंग एप्टीट्यूड मीन्स, शिक्षण अभिवृत्ति का अर्थ क्या है? पढ़ाने की योग्यता, एबिलिटी टू टीच, या परीक्षा लेने की क्षमता, एबिलिटी टू एग्जामिन, या फिर सीखने की इच्छा, डिजायर टू लर्न, या उपरोक्त सभी। मैक्सिमम लोग मारेंगे उपरोक्त सभी, लेकिन इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा मालूम है? शिक्षण अभिवृत्ति पूछा गया है तो उसमें एग्जाम लेने की बात कहाँ से जाएगी? ठीक है। सीखने की इच्छा कुछ हद तक आता है, लेकिन यहाँ पे हमें एक ऑप्शन चुनना होगा। सो राइट आंसर हो जाएगा पढ़ाने की योग्यता, कि आपके अंदर वो एबिलिटी, वो क्वालिटी है या नहीं कि आप एक अच्छा पढ़ा पाएं। ठीक है। क्योंकि टीचिंग एप्टीट्यूड का अर्थ होता है योग्यता जो व्यक्ति को प्रभावी रूप से सक्षम बनाती है पढ़ाने के लिए। ठीक है। तो पढ़ाने की योग्यता हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है हमारा प्रभावी शिक्षण में सबसे आवश्यक तत्व क्या होता है? विच इज द मोस्ट इसेंशियल एलिमेंट इन इफेक्टिव टीचिंग। जब हम लोग टीचिंग करते हैं तो इफेक्टिव टीचिंग मतलब ज्यादा हमें प्रभावी शिक्षण, ठीक है, ज्यादा प्रभाव में आए, इसके लिए कौन सा तत्व सबसे ज्यादा आवश्यक है? विषय का ज्ञान होना आवश्यक है, या अनुशासन होना रखना, डिसिप्लिन रखना आवश्यक है, या संचार कौशल, कम्युनिकेशन स्किल्स, या कक्षा का आकार, साइज ऑफ द क्लास। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा संचार कौशल। ठीक है। आप भले ही बहुत ज्यादा ज्ञानी हो, बहुत ज्यादा पंडित हो, पढ़ने का तरीका, अगर आपका पढ़ाने का तरीका सही नहीं होगा ना, बात करने का तरीका सही नहीं होगा ना, तो आप ज्ञानी रहकर भी अच्छे से क्लास को मेंटेन नहीं कर पाएंगे। और वहीं अगर आपके बात करने का तरीका अच्छा रहेगा, संचार कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा रहेगा, तो आप भले ही आपके पास कम नॉलेज हो लेकिन उसको अच्छे से आप समझा पाएंगे। ठीक है। यानी कि संचार ही वह माध्यम है जिससे शिक्षण का प्रभावी आदान प्रदान किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन शिक्षण का गुण नहीं है? Which of the following is not a characteristics of teaching? तो इनमें से कौन शिक्षण का गुण नहीं है? उद्देश्यपूर्ण गतिविधि। ठीक है। क्या हो जाएगा? उद्देश्यपूर्ण गतिविधि, पर्पज ऑफ एक्टिविटी। आपको बताना है कोई एक कि कौन शिक्षक का गुण नहीं है, क्वालिटी नहीं है। ठीक है। सामाजिक प्रक्रिया, स्थिर या एकरूप, यानी कि शिक्षा क्या स्थिर या एकरूप हो सकता है, या गतिशील प्रक्रिया। इनमें से कौन सा शिक्षण का एक उद्देश्य नहीं है? उद्देश्यपूर्ण गतिविधि, यानी कि टीचिंग में तो हम लोग उद्देश्य रखते हैं कि भाई क्या पढ़ाना है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमें मालूम रहता है। सामाजिक प्रोसेस भी है इस टीचिंग एक। स्थिर और उपरूप मतलब क्या, शिक्षा एक जगह रुक सकता है, एक रूप हो सकता है? नहीं, शिक्षण जो है हमेशा समय के साथ बदलता रहता है। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन सी जो है गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षण एक गतिशील प्रोसेस है, डायनेमिक प्रोसेस है, हमेशा चेंज होते रहता है समय के साथ। इसीलिए ऑप्शन सी हमारा गलत हो जाएगा कि शिक्षण स्थिर नहीं होता है, ना एक रूप होता है। शिक्षा के अलग अलग रूप होते हैं और शिक्षा गतिशील होता है। ठीक है। यानी कि शिक्षण स्थिर नहीं बल्कि गतिशील प्रक्रिया है जो बदलती आवश्यकताओं के साथ रूपांतरित होती रहती है। अगला आ जाता है प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या है? व्हाट इज द मार्क ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। ठीक है। तो इफेक्टिव टीचिंग की पहचान क्या होती है? वह विद्यार्थियों को डराए नहीं यार, आप स्टूडेंट को इंटीमेट कैसे कर सकते हैं? ठीक है। तो डरा नहीं सकते हैं। वह विद्यार्थियों को प्रेरित करे, ही मोटिवेट स्टूडेंट, या वह केवल परीक्षा ले, ही ओनली कंडक्ट टेस्ट, या वह केवल लेक्चर दे। तो एक इफेक्टिव टीचर वही कहलाएगा जो विद्यार्थियों को प्रेरित करे, ही मोटिवेट स्टूडेंट्स। ठीक है। क्योंकि प्रेरणा एक प्रभावी शिक्षक की सबसे बड़ी पहचान होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है शिक्षण अभिवृत्ति में अभिवृत्ति का क्या अर्थ है? इन टीचिंग एप्टीट्यूड व्हाट डज द टर्म एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड मतलब क्या होता है? शिक्षण मतलब तो ज्ञान, और एप्टीट्यूड मतलब क्या? नॉलेज या स्किल या दृष्टिकोण और योग्यता या अनुभव। तो एप्टीट्यूड मतलब होता है दृष्टिकोण और योग्यता। ठीक है। यानी कि एटीट्यूड एंड एबिलिटी। ठीक है। और एप्टीट्यूड का अर्थ केवल ज्ञान नहीं बल्कि सकारात्मक दृष्टिकोण और योग्यता से मेल खाता रखा जाता है। ठीक है। चलिए 7 नंबर है सफल शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? एक सफल शिक्षक किसको बोलेंगे? एक सक्सेसफुल टीचर किसको बोलेंगे? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल टीचर। तो एक सक्सेसफुल टीचर विषय का ज्ञान रखता है, सब्जेक्ट नॉलेज रखता है, या विद्यार्थियों को
जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसके प्रति सहानुभूति रखता है, एम्पैथी फॉर स्टूडेंट्स, या कठोरता रखता है, स्ट्रिक्टनेस जिसको फुल डिसिप्लिन बोलते हैं, या केवल अनुशासन में ही रहता है, मतलब ओनली डिसिप्लिन, केवल कठोरता रखे, या विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति रखे। तो एक सक्सेसफुल टीचर उसी को कहा जाता है जो विद्यार्थियों के प्रति सहानुभूति रखे, एम्पैथी रखे, तब स्टूडेंट उसको अपना दोस्त जैसा समझते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला जाता है प्रभावी शिक्षक का प्रथम चरण क्या है। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ इफेक्टिव टीचिंग। तो फर्स्ट स्टेज क्या होता है इफेक्टिव टीचिंग का? मूल्यांकन करना, योजना बनाना, अभ्यास करना, या प्रेरणा देना। ठीक है, प्रभावी शिक्षण का प्रथम चरण क्या होता है? तो देखिए प्रभावी शिक्षण जो होता है इसका प्रथम चरण, फर्स्ट स्टेज क्या होता है? प्लान बनाना। ठीक है, प्लान रेडी कीजिए आप सबसे पहले। ठीक है, प्लानिंग। और जो मूल्यांकन है यह लास्ट स्टेज होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला है निम्न में से कौन शिक्षण प्रक्रिया का घटक नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। तो देखिए जब आप पढ़ाते हैं तो इनमें से कौन सा प्रोसेस नहीं काउंट किया जाता है? उद्देश्यपूर्ण निर्धारण। ठीक है, यानी कि आपका क्या पढ़ा रहे हैं उसका उद्देश्य मालूम होना चाहिए, तो ये तो टीचिंग प्रोसेस है। शिक्षण की विधि, किस तरह से पढ़ाएंगे ये भी आपका टीचिंग प्रोसेस है कि आप प्रैक्टिकल करके पढ़ाएंगे, ना लेक्चर देके पढ़ाएंगे। ठीक है, ना टेस्ट लेके पढ़ाएंगे। तीसरा है परिणाम। एग्जाम का जो रिजल्ट है दोस्तों ये इसमें काउंटिंग नहीं किया जाता है। एग्जाम का रिजल्ट टीचिंग प्रोसेस नहीं है बल्कि यह इवोल्यूशन प्रोसेस है। सॉरी, टीचिंग प्रोसेस नहीं है, ठीक है, इवोल्यूशन प्रोसेस है। ठीक है, इवोल्यूशन प्रोसेस क्या है? तो ये भी टीचिंग का प्रोसेस। इवोल्यूशन मतलब आंकना। अब एग्जाम हो गया, जब एग्जाम के बाद एनालिसिस करते हैं कि कौन सा बच्चा कितना कमजोर है और किस सब्जेक्ट में कमजोर है, ये टीचिंग का प्रोसेस है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है टीचिंग का। ठीक है, शिक्षण का विधि भी प्रोसेस है और उद्देश्य भी प्रोसेस है, लेकिन एग्जाम का रिजल्ट क्या होगा यह टीचिंग का प्रोसेस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण एक कला है। तो आपको मालूम है टीचिंग जो है एक आर्ट भी है और साइंस भी है। ठीक है, तो यह कला क्यों है? साइंस तो इसलिए क्योंकि हम लोग इसमें प्रैक्टिकल करते हैं और इसमें क्रमबद्ध एजुकेशन होता है, सिस्टमेटिक वे में पढ़ाते हैं, वो साइंस का डेफिनेशन है। यहाँ पे पूछा गया है कला क्यों है? शिक्षा एक कला है क्योंकि यह तकनीकी प्रक्रिया है? नहीं, यह रचनात्मक और कौशल से जुड़ा हुआ है। हाँ, यह एक कला है क्योंकि इट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी एंड स्किल्स, यह रचनात्मक और कौशल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा दृष्टिकोण शिक्षण को सबसे प्रभावी बनाता है? तो देखिए टीचिंग के अलग अलग व्यू हैं, अलग अलग अप्रोच हैं, तो कौन सा अप्रोच सबसे ज्यादा टीचिंग को प्रभावी बनाता है? ठीक है, देखिए तो विच अप्रोच मेक टीचिंग मोस्ट इफेक्टिव? रटने वाला विधि? नहीं यार, रॉट अप्रोच नहीं, विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, यस, या शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण। अब दो में से कोई कंफ्यूज हो जाएंगे, या अनुशासन केंद्रित दृष्टिकोण। तो राइट आंसर हो जाएगा कि विद्यार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच। ठीक है, और यह यूजीसी नेट के द्वारा रखा गया है। ठीक है, यूजीसी नेट के अनुसार प्रभावी शिक्षण जो हमेशा विद्यार्थी पर केंद्रित होता है। ठीक है, लर्नर सेंटर्ड अप्रोच को अपनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की किस तरह एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों की किस बात को सबसे अधिक समझता है? अ गुड टीचर अंडरस्टैंड मोस्ट अबाउट अ स्टूडेंट। तो किस बात को सबसे अधिक समझते हैं? अंकों को, मार्क्स को, कि कौन सा स्टूडेंट सबसे ज्यादा मार्क्स लाया, या आर्थिक स्थिति को कि भाई कौन अमीर है कौन गमीर है? नहीं, वह समझता है साइकोलॉजी को कि किस स्टूडेंट का साइकोलॉजी क्या है, कौन स्टूडेंट किसमें इंटरेस्टेड है। ठीक है, छात्रों का व्यवहार और सीखने की शैली समझना ही एक अच्छे टीचर का गुण है, जिसको साइकोलॉजिकल व्यू बोला जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रक्रिया में मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इवोल्यूशन इन टीचिंग प्रोसेस? तो जब हम लोग पढ़ाते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया करते हैं, तो इवोल्यूशन मतलब जांच करते हैं उस टाइम पे सबसे अच्छा प्रोसेस, मतलब सबसे बेस्ट गोल क्या है? अंक देना, या छात्रों को डराना, या सीखने के स्तर का पता लगाना। तो हम लोग जांच इसलिए करते हैं ताकि सीखने के स्तर का पता लगा सके कि कौन कितना फास्टली एक्टिवली सीख रहा है। ठीक है, टू असेस द लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, और मूल्यांकन का उद्देश्य विद्यार्थियों की सीखने की प्रगति को मापना है ताकि उसमें इंप्रूवमेंट किया जा सके। ठीक है, चलिए अगला है,
शिक्षण दो तरफा प्रक्रिया है, मतलब शिक्षण जो है दो तरफा प्रक्रिया है, एक तरफ है स्टूडेंट, एक तरफ है टीचर। ठीक है, टीचिंग इज टू वे प्रोसेस। कितना वे? टू वे, थ्री वे, वन वे, फोर वे नहीं, बल्कि टू वे। तो केवल शिक्षक प्रक्रिया नहीं, ओनली टीचर इसमें सक्रिय रहेगा, एक्टिव रहेगा नहीं, ना छात्र केवल एक्टिव रहेगा इसमें, स्टूडेंट कहाँ गया, शिक्षक और छात्र दोनों सक्रिय रहते हैं, बोथ टीचर एंड स्टूडेंट आर एक्टिव। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आ जाता है हमारा, इसमें क्या पूछा गया है कि शिक्षण की प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है, कि आप जो टीचिंग कर रहे हैं उसमें इफेक्टिवनेस क्या डिपेंड करता है। ठीक है, द इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड अपॉन। तो देखिए, जब आप पढ़ाते हैं तो प्रभावशीलता किस पर निर्भर करती है कि कितना अच्छे से आप पढ़ा रहे हैं, इसका प्रभाव किस पर निर्भर करता है, शिक्षक के व्यक्तित्व पर, मतलब सब पे करता है लेकिन ज्यादा किस पे करता है, सिलेबस पे या एग्जाम परीक्षा पर या पुस्तक पर या शिक्षक के व्यक्तित्व पर। तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है टीचर के पर्सनालिटी पे। ठीक है, चलिए अगला जाता है, अच्छे शिक्षक का सबसे प्रमुख गुण क्या है, व्हाट इज द मोस्ट प्रोमिनेंट क्वालिटी ऑफ अ गुड टीचर। ठीक है, तो सबसे प्रमुख मतलब होता है प्रोमिनेंट। प्रोमिनेंट क्वालिटी क्या है एक अच्छा शिक्षक का, अनुशासन प्रियता यानी कि डिसिप्लिन, या सहानुभूति एम्पैथी यानी कि कठोरता, स्ट्रिक्टनेस या आत्मविश्वास की कमी, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। तो सबसे प्रमुख गुण क्या होता है एक टीचर का, डिसिप्लिन बहुत से लोग मार रहे होंगे लेकिन राइट आंसर हो जाएगा सहानुभूति। ठीक है, एम्पैथी, एम्पैथी इज द राइट आंसर, क्योंकि एम्पैथी विद्यार्थियों के प्रति मानवीय दृष्टिकोण विकसित करता है। ठीक है, चलिए ह्यूमन बिहेवियर को वो अच्छे से समझने के लिए अंडरस्टैंड करता है। नेक्स्ट आता है हमारा, शिक्षण में संप्रेषण यानी कि कम्युनिकेशन का उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कम्युनिकेशन इन टीचिंग। तो देखिए, वे जानकारी देना, जस्ट टू गिव इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन क्या करते हैं, केवल जानकारी देते हैं, या प्रेरणा और समझ को विकसित करना। बिल्कुल ये राइट आंसर हो जाएगा कि प्रेरणा और समझ को विकसित करना। नियंत्रण रखना भी नहीं होता है, ना मौन रखना होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है हमारा, कौन सा कथन शिक्षण के लिए सत्य है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर टीचिंग। तो देखिए, शिक्षण के लिए सत्य क्या है, सही क्या है, शिक्षण रचनात्मक प्रक्रिया है। एक मिनट यार, टीचिंग जो है हमारा कैसा प्रोसेस है, तो रचनात्मक यानी कि क्रिएटिव प्रोसेस है। बिल्कुल टीचिंग एक क्रिएटिव प्रोसेस है यार, इसमें हम लोग नया नया चीज सकते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर तो हमारा क्या हो जाएगा, एक मिनट, क्वेश्चन क्या है, कौन सा कथन शिक्षण के लिए सत्य है। ठीक है, पहले सब ऑप्शन पढ़ते हैं। शिक्षण रचनात्मक प्रोसेस है, हाँ, टीचिंग इज अ क्रिएटिव प्रोसेस। शिक्षण स्थिर प्रक्रिया नहीं, शिक्षण जो है एक डायनेमिक प्रोसेस है, हमेशा बदलता रहता है, स्टैटिक नहीं है। ठीक है, अगला है, शिक्षण केवल सूचना देता है, नहीं, टीचिंग ओनली इंफॉर्मेशन नहीं। शिक्षण एक तरफा प्रक्रिया है, नहीं, ये भी नहीं, शिक्षक दो तरफा प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षण रचनात्मक प्रक्रिया है। ठीक है, और दो तरफा भी है और डायनेमिक प्रोसेस भी है। ठीक है, और यह केवल इंफॉर्मेशन भी नहीं देता है। अगला है, शिक्षण की दक्षता का अर्थ, मतलब जब हम टीचिंग करते हैं तो उसका एफिशिएंसी किस बात पे लगाएंगे। ठीक है, ऑप्शन पढ़िए, जल्दी जल्दी पढ़ाना, टीचिंग क्विकली, या कम समय में अधिक सीखना, या परीक्षा पास करना, या सजा देना। तो देखिए, एफिशिएंसी का अगर आपको पता लगाना है तो सबको पता चल गया होगा कि कम समय में अधिक सीखना, लर्निंग मोर इन लेस टाइम। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लर्निंग मोर इन लेस टाइम। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन है, शिक्षण अभिवृत्ति किसका मिश्रण है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड है। ठीक है, यह कॉम्बिनेशन है किसका, नॉलेज एंड एबिलिटी का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, या ज्ञान या कौशल और दृष्टिकोण का, या केवल अनुभव का, या केवल कौशल का। तो ये तो छांट दिए होंगे, आप कंफ्यूज दो में होंगे लेकिन ज्यादातर आप इसी में कंफर्म होंगे। यही आपका राइट आंसर है, ज्ञान कौशल और दृष्टिकोण, नॉलेज स्किल एंड एटीट्यूड। देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा नॉलेज है कि अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छा है, ठीक है, अगर आपकी समझदारी अच्छी है, अगर आपका आईक्यू लेवल थोड़ा सा हाई है, सोचने की तर्क करने की क्षमता थोड़ा सा क्विक है, ठीक है, तो और जटिल है, तो आप डेफिनेटली इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ टॉपिक पढ़ना होता है, बाकी इसमें मैक्सिमम चीजें आपकी समझ पर डिपेंड करती हैं। ठीक है, चलिए अगला जाता है,
शिक्षक और विद्यार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए, ठीक है, शिक्षक और विद्यार्थी के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए। व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, कैसा होना चाहिए स्टूडेंट, डर का माहौल हो ठीक है, या मैत्रीपूर्ण हो, फ्रेंडली, या औपचारिक, फॉर्मल, ठीक है, प्रोफेशनल जिसको बोलेंगे, या उदासीन, डिफरेंस। तो आप दो में से कंफ्यूज होंगे कि फ्रेंडली होगा या औपचारिक, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंडली यार, ठीक है। आजकल हर कोई दोस्त बनाना चाहता है टीचर को, ठीक है, और टीचर भी दोस्त की तरह बात करना चाहता है स्टूडेंट से, ठीक है। विद्यार्थी का रौब झाड़ने वाला जमाना खत्म हो गया, ठीक है, बेटा मार के चाम ताड़ दो, ठीक है। हम लोग को बहुत मार मिला है स्कूल में ना, लेकिन मास्टर लोग ना पढ़ाने का प्रोसेस उन लोग जानता नहीं था, ठोकने का याद करके लाओ, भाई कोई तरीका नहीं बताएगा, झूठ मूठ का एकदम पढ़, एकदम अखबार पढ़ने की तरफ पढ़ रहा है, ठीक है, कुछ प्रोसेस नहीं बताएगा, पूरा ठोका गया है हम लोग को स्कूल में ना, कूटा गया है, बोका भेंडरा का चौका तोड़ तोड़ के मार के एकदम तोड़ देता था। आगे देखते हैं अच्छे शिक्षण का संकेत क्या है, ठीक है। एन इंडिकेटर ऑफ गुड टीचिंग, जब आप पढ़ाते हैं तो एक अच्छा शिक्षण किस तरह से होता है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रहती है, स्टूडेंट एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करते हैं कि नहीं नहीं उस मास्टर का क्लास करेंगे यार, ठीक है, मजेदार बात बताता है, तो ये हमको अच्छा लगता है। लेकिन सभी ऑप्शन पढ़ना चाहिए। शिक्षक का एका लाभ, यानी कि टीचर जो है अपना मोनोलॉग ही रखता है कि भाई इस टीचर का रौब है, अकेले जब आएगा सब बच्चा साइलेंट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी साइलेंट हो जाएगा, या ऑप्शन डी परिणाम, परिणाम मतलब परीक्षा का रिजल्ट निकालो, हमें और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आप किसको वैल्यू देंगे, एक जब प्रमोशन की बात होगी चाहे किसी के भी, तो एक प्रिंसिपल आपको उसी टीचर को प्रमोट करेगा जो विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी रखती है, एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्टूडेंट रखता है, ठीक है, भले ही उसका रिजल्ट थोड़ा सा कम हो, लेकिन जो एक्टिव पार्टिसिपेट रखता है इसी को शिक्षण का अच्छा शिक्षण का संकेत माना जाता है, ठीक है। 23 नंबर है हमारा, शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का क्या अर्थ है। फीडबैक मतलब कमेंट, ठीक है। इन टीचिंग प्रोसेस फीडबैक मीन्स, तो फीडबैक मतलब क्या होता है कि भाई, एक मिनट लाइन आ गया क्या चेक कर लेते हैं, क्योंकि मेरा लैपटॉप ना ऑफ हो जाता है, 63% है, हो जाएगा हमको लगता है। तो शिक्षण प्रक्रिया में फीडबैक का अर्थ क्या है, फीडबैक मतलब जो होता है ना, बाद में आप बताइएगा कि आपका प्रोसेस क्या है और आप क्या क्या सुधार कर सकते हैं, सबको मालूम होगा। परीक्षा का परिणाम नहीं, रिजल्ट ऑफ एग्जामिनेशन ना, छात्रों की प्रतिक्रिया, रेस्पॉन्स ऑफ अ स्टूडेंट, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फीडबैक मीन्स रेस्पॉन्स ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की क्या प्रतिक्रिया रही, मास्टर को वह कैसे पढ़ाओ, अच्छा पढ़ाओ ना खराब पढ़ाओ ना खाली डरा के रखो, ठीक है, तो ये फीडबैक में पता चलता है। शिक्षण का भाषण भी नहीं होता है, उसको तो लेक्चर बोलते हैं। पाठ्यक्रम की सामग्री, टेक्स्ट बुक मटेरियल, ये नहीं हो जाएगा, ये कंटेंट में आ जाएगा, ठीक है। चलिए 24 नंबर है हमारा, शिक्षण की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी माध्यम क्या है, ठीक है। विच इज द मोस्ट यूजफुल मीडियम टू एनहेंस टीचिंग इफेक्टिवनेस, हम अच्छे तरीके से पढ़ाएंगे, इसका सबसे उचित, ठीक है, माध्यम कौन सा है, सबसे अच्छा माध्यम क्या है कि हम हमारा प्रोसेस जो है और अच्छा हो जाए, इसमें ऑडियो विजुअल प्रयोग करेंगे, ठीक है, यानी कि ऑडियो के साथ वीडियो देना भी प्रयोग करेंगे, ठीक है। मतलब ऑडियो प्लस वीडियो, दैट मीन्स आप ऑफलाइन क्लास जो है सबसे अच्छा माध्यम है टीचिंग का, ठीक है, ऑनलाइन नहीं, ऑडियो प्लस विजुअल, विजुअल मतलब आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। चलिए मैं अभी कर रहा हूँ केवल ऑडियो, विजुअल नहीं दिखा रहा हूँ ना, चलिए कोई बात नहीं, साधन भी होना चाहिए ना भाई, और विजुअल के लिए मतलब क्या बोलते हैं, वाईफाई होना चाहिए पूरा हैवी तगड़ा, या फिर 5G नेटवर्क होना चाहिए, और गांव में 5G भी नेटवर्क नहीं है, वाईफाई लेने का पैसा है यार। चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट अगला आ जाता है, शिक्षण प्रक्रिया की अंतिम अवस्था क्या है, व्हाट इज द फाइनल स्टेज ऑफ टीचिंग। तो देखिए अभी हमने पढ़ा कि टीचिंग की जो शिक्षण की प्रारंभिक अवस्था होती है वो होती है प्लानिंग करना, ठीक है, प्लानिंग टीचिंग की फर्स्ट स्टेज होता है, और लास्ट स्टेज क्या होता है, तो प्लानिंग तो फर्स्ट स्टेज है, तो ये तो होगा नहीं। शिक्षण का टीचिंग एग्जीक्यूशन नहीं, टीचिंग एग्जीक्यूशन मिडिल का पार्ट होता है। इवोल्यूशन, लास्ट में जब रिजल्ट आता है तो उसका इवोल्यूशन करते हैं कि भाई इस बच्चा किस में कमजोर है, मैथ में, ज्योग्राफी में, मतलब सोशल साइंस में, हिंदी में या इंग्लिश में, तो हम लोग इवोल्यूशन करते हैं, वह लास्ट प्रोसेस होता है इवोल्यूशन, ठीक है, मूल्यांकन। और प्लानिंग पहला प्रोसेस होता है, एग्जीक्यूशन जो है बीच का प्रोसेस होता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोल बोल के थक जाते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 26 इसमें पूछा गया है
कि शिक्षण की प्रभावशीलता मापने का सर्वश्रेष्ठ तरीका क्या है, कि आप कितना इफेक्टिवली बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसको हम लोग कैसे मापेंगे, कैसे जांच करेंगे। व्हाट इज द बेस्ट वे टू मेजर टीचिंग इफेक्टिवनेस। तो परिणाम, रिजल्ट को जान के, अगर रिजल्ट 100% दे रहे हैं तो क्या आप उसे इफेक्टिव टीचिंग मानेंगे इस आधार पे? नहीं। विद्यार्थियों की उपलब्धि और व्यवहार में परिवर्तन कितना हो रहा है, इसको भी ध्यान में रखना है। ठीक है, स्टूडेंट का अचीवमेंट के साथ साथ उसका बिहेवियर को भी ध्यान में दे रहा है। ठीक है, कि पता चल रहा है कि स्टूडेंट पूरा एकदम टॉप कर रहा है, लेकिन जब रास्ता में जा रहा है तो पूरा गाली गलौज कर रहा है, लड़की छेड़ रहा है। ठीक है, तो फिर उसको आप क्या बोलिएगा कि अरे भाई अच्छा प्रभावशाली उसको शिक्षण नहीं मिला है। ठीक है, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट। और वास्तविक शिक्षण ना इसी को माना जाता है कि जो व्यक्ति व्यवहार में परिवर्तन कर दे। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन शिक्षण की एक विशेषता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ टीचिंग। तो इनमें से कौन सा फीचर है टीचिंग का? यह एक सामाजिक प्रक्रिया है, इट इज अ सोशल प्रोसेस। यह एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, इट इज अ पर्सनल एक्ट ओनली। या यह एक स्थिर प्रक्रिया, तो बता दिए कि स्थिर तो बिल्कुल नहीं होगा, डायनामिक प्रोसेस है टीचिंग। यह केवल परीक्षा पर आधारित है ना, इट इज ओनली बेस्ड ऑन एग्जाम ना, व्यवहार भी इसमें परिवर्तन करना होता है, केवल एग्जाम नहीं। तो यह व्यक्तिगत प्रक्रिया, इट इज अ पर्सनल ओनली, नहीं पर्सनल भी नहीं होगा, क्योंकि हम पूरा व्यक्ति को नहीं ना, किसी एक व्यक्ति को नहीं पढ़ा रहे हैं, तो पर्सनल नहीं होगा, यह पूरे समाज के लिए है। तो इट इज अ सोशल प्रोसेस। ठीक है, यह एक सामाजिक प्रक्रिया है। अगला जाता है, शिक्षण में प्रेरणा का क्या कार्य होता है? प्रेरणा किसी लड़की का नाम है क्या जी? चलिए, तो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन इन टीचिंग। तो देखिए टीचिंग में मोटिवेशन का क्या उद्देश्य होता है? प्रेरणा, जिसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, मोटिवेशन को क्या बोलते हैं जी? हाँ ना, एकदम मोटिवेट कर दो उसको, चलिए प्रोत्साहित कर दो, या जो भी है यार, उपदेश। तो मोटिवेशन, शिक्षण में मोटिवेशन कब दिया जाता है और इसका क्या काम होता है? विद्यार्थियों को दंड देना होता है तब, टू पनिश स्टूडेंट ना, पनिश के टाइम हम मोटिवेट करेंगे कि बेटा रेडी हो जाओ, अब तुमको मारने वाले हैं, तुम्हें बहुत मजा आएगा। चलिए, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित करना, ठीक है, या समय को बचाना, या अनुशासन बनाए रखना। तो देखिए हम लोग जो है मोटिवेशन का प्रयोग कब करते हैं? जब विद्यार्थियों को प्रेरित करते हैं, एनहेंस करते हैं, इनकरेज करते हैं, ठीक है, सीखने के लिए, टू एनकरेज या एनहेंस, ठीक है, स्टूडेंट टू लर्न। आगे देख लेते हैं, अगला क्वेश्चन है, कौन सी विधि शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाती है? विच मेथड मेक टीचिंग मोर इफेक्टिव। तो देखिए टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव कौन बनाती है? संवाद यानी कि डिस्कशन मेथड, या लेक्चर वाला मेथड, या रटने वाला मेथड। तो रटने वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। मौन अध्ययन या साइलेंट रीडिंग। सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा है? संवाद विधि, डिस्कशन मेथड, ठीक है, या लेक्चर मेथड। आप दो में से कंफ्यूज हो जाएंगे, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि डिस्कशन कीजिए, इसीलिए तो ग्रुप डिस्कशन किया जाता है बॉस। ठीक है, डिस्कशन मेथड सबसे अच्छा मेथड है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 30। शिक्षण, जो शिक्षक होता है, शिक्षक को विद्यार्थियों में क्या विकसित करना चाहिए? व्हाट शुड अ टीचर डेवलप इन स्टूडेंट। तो देखिए एक टीचर को स्टूडेंट में क्या डेवलप करना चाहिए बताइए? जिज्ञासा और सोचने की शक्ति डेवलप करनी चाहिए, या रटने की आदत देनी चाहिए, या परीक्षा का भय दिलाना चाहिए, बेटा डर जाएगा, एग्जाम फेल हो जाएगा नहीं पढ़ेगा तो। या मौन स्वभाव रहना चाहिए कि अरे जो कर रहा है करो यार अपना, हमको पेमेंट मिल रहा है, ठीक है, 60,000 80,000, अब तुम लोग जो करेगा। तो सबसे अच्छा क्या हो जाएगा? जिज्ञासा और सोचने की शक्ति। शिक्षक को विद्यार्थियों में डेवलप करना चाहिए क्यूरोसिटी, ठीक है, एंड थिंकिंग एबिलिटी। कि देखो भाई ज्यादा सोचो, थोड़ा सा जब भी किसी क्वेश्चन का सॉल्व करो तो थोड़ा दिमाग लगाओ, सोचो, ठीक है, क्यूरियोसिटी लाओ कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। डिस्कशन करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, और इसी को एनहेंस करना है। चलिए आगे देखते हैं। तो शिक्षक को विद्यार्थी में आलोचनात्मक चिंतन को भी डेवलप करना है और रचनात्मकता भी लानी है। नया नया चीज सोचो, ठीक है, इसमें क्या बुराइयां हैं ये भी सोचो, अच्छाइयां क्या है ये भी सोचो। अगला है, अच्छे शिक्षक को कक्षा में क्या करना चाहिए? डांस करना चाहिए। व्हाट शुड अ गुड टीचर डू इन क्लासरूम। तो क्लासरूम में क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को भयभीत करना चाहिए,
अरे भाई फेल हो जाएगा, तुमको फेल कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ क्या करना चाहिए, संवाद और सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए, ठीक है। मतलब संवाद और सहभागिता, देखिए संवाद मतलब होता है कि एक तरह से ना सबको हम लोग डिस्कशन ही करेंगे, ठीक है। और सहभागिता मतलब सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है, ठीक है। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। एक शिक्षक को क्लासरूम में संवाद और सहभागिता को प्रोत्साहित करना चाहिए कि सब कोई मिल के पार्टिसिपेट करके किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी टॉपिक को हल करने का प्रयास करें, ठीक है। इनकरेज करना है, ठीक है, इंटरेक्शन एंड पार्टिसिपेशन। चलिए अगला जाता है, कौन सा गुण शिक्षण को सबसे अधिक प्रभावी बनाता है, विच क्वालिटी मेक टीचिंग मोस्ट इफेक्टिव। तो देखिए टीचिंग को सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन बनाता है, सहानुभूति या कठोरता जिसको रिजिडिटी बोलते हैं, या उदासीनता, ठीक है, या आत्म केंद्रितता। तो देखिए सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन बनाएगा टीचिंग, अभी हम लोगों ने पढ़ा है सहानुभूति, ठीक है। चलिए, और सबको क्वेश्चन का आंसर आता होगा, शायद एक दो क्वेश्चन होंगे जिसका आंसर आपको नहीं आता होगा, जब प्रैक्टिस कराएंगे तब देखिएगा कितना टफ क्वेश्चन देंगे। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया क्यों है, ठीक है, वाई इज टीचिंग कंसिडर्ड अ सोशल प्रोसेस। तो देखिए यह एक सोशल प्रोसेस है, क्यों, क्योंकि यह समाज में अलग है, सॉरी यह समाज से अलग है, इट इज डिटेच्ड फ्रॉम सोसाइटी, या यह शिक्षक और छात्र दोनों को समाज में जोड़ती है, ठीक है, समाज से जोड़ती है, या केवल व्यक्तिगत है, या यह केवल ज्ञान की प्रक्रिया है। तो क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन पढ़ने से ही थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है, कि यह शिक्षक और छात्र दोनों को समाज से जोड़ती है, ठीक है। और शिक्षण समाज में मूल्य जितने भी उनके वैल्यूज हैं वो सारे प्रसार करते हैं कि भाई सब कोई मिल के रहो, साथ में रहो, नहीं तो हमारा जैसा देश, भारत जैसा देश, लड़ के मर जाएगा आदमी, ठीक है। यहाँ पे एगो हिंदू है, एगो मुस्लिम है, एगो सिख है, एगो ईसाई है, ठीक है। चलिए, तो ऐसे में लड़ाई झगड़ा हो जाएगा ना। चलिए, खास तौर पे ये बात तो भारत में बहुत ज्यादा लागू होती है। अगला जाता है, शिक्षण की सफलता का निर्धारण किससे होता है, ठीक है। शिक्षण की सफलता का निर्धारण कैसे होता है, द सक्सेस ऑफ टीचिंग इज डिटरमाइंड बाय। अच्छा, किनको किनको मालूम है बीबीएमकेयू में जो नॉन टीचिंग स्टाफ का रिक्रूटमेंट आया है, ठीक है, 371 को सीट है, और इन लोग क्या प्रोसेस कर रहा है मालूम है, आउटसोर्सिंग का। आउटसोर्सिंग मतलब प्रोसेस में अगर भर्ती होता है, एमटीएस का पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ, बहुत सारे पोस्ट हैं इसमें, ठीक है। 371 को अलग अलग प्रकार के पोस्ट है, टोटल पोस्ट 371 है। तो अगर ये आउटसोर्सिंग होता है तो आउटसोर्सिंग में क्या होगा कि आपका कंपनी किसको सेलेक्ट करेगा, किसका चयन करेगा, क्या टर्म्स एंड क्राइटेरिया है, कोई पता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अंदर ही अंदर में वो अपना रेफरेंस में अपने जान परिचय और जितना पैसा के आधार पे फिर भर्ती होगा, ठीक है। इसीलिए आउटसोर्सिंग कंपनी का हम सभी को विरोध करना है, ठीक है। नहीं तो नहीं देख रहे कि 3 लाख भर्ती था झारखंड में, 3 लाख रिक्त सीटें थे, पता चलता है कि 2 लाख बचा है, 1 लाख कहाँ गया, तो आउटसोर्सिंग कंपनी ने इन सभी को भर्ती करवा दिया। किसको किसको भर्ती करवाया, तो जिसके पास पैसा है, ठीक है, अंदर ही अंदर में आउटसोर्सिंग चल रहा है। अरे भाई नहीं निकाल पा रहा परमानेंट वैकेंसी तो कम से कम कॉन्ट्रैक्ट बेस निकाल दो, ठीक है, लेकिन आउटसोर्सिंग का धंधा बंद करो, नहीं तो आउटसोर्सिंग में ना सब अमीर, मतलब जो पैसा दे रहा है उसी को होगा यार, अमीर गरीब का तो बात नहीं बोलेंगे, जो पैसा दे रहा है, ठीक है, उसमें क्वालिफिकेशन और योग्यता का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा। आप पढ़ते रहिए ना नेट और चैट, वहां पे आउटसोर्सिंग हो जाएगा तो फिर अंदर ही अंदर में सब सेटिंग हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग को विरोध करना है। चलिए, शिक्षण की सफलता का निर्धारण किससे होता है, द सक्सेस ऑफ टीचिंग इज डिटरमाइंड बाय। तो शिक्षण की सफलता का निर्धारण कैसे किया जाता है, जब हम पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका सफल होगा कैसे वो निर्धारित करेंगे, कैसे डिटरमाइन करेंगे, तो शिक्षक के भाषण से, या विद्यार्थियों के सीखने से, या परीक्षा के परिणाम से, या शिक्षक की योग्यता से, किस तरह से हम निर्धारण करेंगे कि शिक्षण सफल शिक्षण है, ठीक है। तो देखिए, एक सफल शिक्षण हम तभी मानेंगे जब विद्यार्थी उससे कुछ सीखेंगे। एग्जाम में तो कुछ रट के भी पास हो जाएगा, रिजल्ट लेते आएगा, लेकिन क्या सीख रहा है अपने रियल लाइफ में, ठीक है, उसी को हम लोग रियल टीचिंग बोलेंगे। अगला आ जाता है, प्रभावी शिक्षण का अर्थ क्या है, इफेक्टिव टीचिंग मीन्स। तो इफेक्टिव टीचिंग क्या होता है, जब हम लोग, देखिए यही क्वेश्चन
इससे पहले भी आया था इफेक्टिव टीचिंग, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी हो, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो टीचिंग का। ठीक है, चलिए केवल परिणाम हो कि मतलब ओनली रिजल्ट निकल जाए, बाकी जो भी हो कक्षा में मौन रहे या शिक्षण का नियंत्रण, तो ये सब नहीं होगा, पार्टिसिपेशन होगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आता है हमारा कि शिक्षण की योजना बनाते समय शिक्षक को क्या ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, शिक्षण की योजना बनाते समय जब हम लोग टीचिंग का प्लान बनाते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं के बारे में या अपनी पसंद के बारे में कि भाई मुझे ये क्वेश्चन पसंद है तो इसी क्वेश्चन का हम देंगे, या प्रधानाचार्य की राय के बारे में, प्रिंसिपल का ओपिनियन रखेंगे, या पाठ्य पुस्तक की लंबाई, लेंथ ऑफ टेक्स्ट बुक। ठीक है, तो देखिए सबसे ज्यादा हमें ध्यान रखना चाहिए कि भाई स्टूडेंट के लिए क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, स्टूडेंट को क्या जरूरत है, इस बात को ध्यान में रख के हमें बनाना चाहिए, स्टूडेंट के नीड पे हमें बनाना चाहिए। ठीक है, तो शिक्षण का योजना जो है विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित होना चाहिए, ना कि मेरी और आपकी पर्सनल राय पे, ठीक है, या इंटरेस्ट पे। अगला जाता है कौन सा कथन सही है, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। चलिए अब सही कथन को चुनना है। अच्छा शिक्षक कभी नहीं सीखता। ठीक है, गुड टीचर नेवर लर्न। एक अच्छा शिक्षक कभी नहीं सीखता है, गजब बात करते हो भाई। अच्छा शिक्षक हमेशा सीखता रहता है, अ गुड टीचर ऑलवेज कीप लर्निंग। बिल्कुल यही सही है। ठीक है, एक अच्छा शिक्षक जो है हमेशा सीखता रहता है। और सी नंबर क्या है, शिक्षक को सीखने की आवश्यकता नहीं। वाह गजब तर्क है, सीखना केवल छात्रों के लिए होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, एक अच्छा शिक्षक हमेशा सीखता रहता है, अपने ज्ञान को हमेशा क्या बोलते हैं उसको, डेवलप करते रहता है, अपने ज्ञान को हमेशा अपडेट करते रहता है। ठीक है, चलिए इसीलिए तो कहा जाता है कि एक टीचर उस दीपक की तरह रहता है कि वह तभी तक दूसरे को पढ़ा पाएगा जब वह खुद, मतलब दीपक तभी दूसरे दीपक को जला पाएगा जब वो खुद जलता है। ठीक है, अगर उसका जलना बंद हो गया तो वह दूसरों को भी नहीं जला पाएगा। इसी तरह से टीचर का है कि जब तक वह खुद पढ़ेगा तब तक दूसरों को पढ़ा पाएगा, जब वो खुद भी पढ़ना बंद कर दे तो दूसरों को भी पढ़ाना नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। ठीक है, व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ क्लासरूम मैनेजमेंट। तो देखिए टीचर के बहुत सारे गुण होते हैं, उसमें से क्लासरूम मैनेजमेंट भी एक गुण होता है शिक्षण का। ठीक है, टीचर का। तो आप क्यों करना चाहते हैं क्लास को मैनेजमेंट। ठीक है, क्लासरूम का हम लोग मैनेजमेंट क्यों करते हैं, तो देखिए अनुशासन और सीखने का वातावरण बनाना। ठीक है, या छात्रों को सजा देना, या मौन बनाना, साइलेंस रखना, या पाठ्यक्रम पूरा कराना। ठीक है, नहीं, हम लोग क्लास को मैनेजमेंट इसलिए करते हैं ताकि अनुशासन और सीखने का वातावरण बनाए, एनवायरनमेंट बनाए, सही वातावरण दे स्टूडेंट को, टू क्रिएट डिसिप्लिन एंड लर्निंग एनवायरनमेंट। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा 39 नंबर, शिक्षण का सर्वोत्तम पर्यायवाची शब्द कौन सा है। चलिए विच वर्ड इज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ टीचिंग। तो देखिए सिनोनिम आपको पता करना है, शिक्षण तो प्रेरणा मोटिवेशन हो जाएगा, या शिक्षण और अधिगम का समन्वय, या मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। तो देखिए यही राइट आंसर हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। इसका पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, शिक्षण मतलब शिक्षा तो देना है लेकिन अधिगम और समन्वय भी। ठीक है, इंटीग्रेशन पार्टिसिपेशन हो सबका और कुछ सीखे। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन आ जाता है हमारा यहाँ पे। एक यार थक जाते हैं बोल बोल के। पेपर 2 का तैयारी आप लोग खुद कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए और एक चीज बताएं, आप ये मत सोचिएगा कि केवल ये सब नोट्स पढ़ के, आपको भी मालूम होगा खुद कि जब तक से आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक से ये सब एग्जाम निकलने वाला नहीं है। ठीक है, तो समझ ही गए होंगे, बाकी मैं क्या ही बोलूँगा। ठीक है, कि खुद पे ज़्यादा तैयारी करिए, जो हम दे रहे हैं ये तो केवल आपका 25% है, 75% तो आपको खुद करना पड़ेगा प्रिपरेशन। ठीक है, कोई भी टीचर बोलता है कि हम आपको 100% तैयारी करा देंगे तो झूठ बोल रहा है। ठीक है, क्योंकि समझ के देखिए कि यार जब आप खुद नहीं पढ़ पाएंगे तो दूसरों को क्या पढ़ाएगा, और आप वो बात कर रहे हैं जब आप टीचिंग एप्टीट्यूड खुद पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए तो आप में वो उतना कैपेसिटी, अपना उतनी एबिलिटी होनी चाहिए कि आप खुद अपने को उतना मेहनत लायक बनाएं। ठीक है,
आखिरकार कंपटीशन है, ओनली 6% स्टूडेंट को ही सिलेक्ट किया जाएगा। मान लीजिए हिस्ट्री के सब्जेक्ट में या किसी भी टॉपिक में, पॉलिटिकल साइंस हो, हिंदी हो, इकोनॉमिक्स हो, ठीक है, या जो भी सब्जेक्ट है आपका, ज्योग्राफी हो, ठीक है, तो 6% स्टूडेंट को ही लिया जाएगा। अगर 100 बच्चा तो नहीं, कम से कम एक सब्जेक्ट में मिनिमम 2000 स्टूडेंट, या टीआरएल का सब्जेक्ट हो, 2000 स्टूडेंट ने फॉर्म फिल किया तो इसका 6% स्टूडेंट को सिलेक्शन किया जाएगा। आपको मालूम है ना ये सारी बातें। कितना हो जाएगा 2000 का 6%, तो 2 छक 1200, 1200 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा। सॉरी 2000 बोल रहा हूँ, गलत गलत यार, कितना हो जाएगा, मैंने 20,000 लिख दिया ना, गलत यार, सॉरी 20,000 लिख दिया मैंने। 120 स्टूडेंट को सिलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टूडेंट है, इतना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन एक बहुत ज़्यादा मात्रा भी नहीं है। और इस पर आप पूरी तरह से डिपेंड ना रहें। अगर आप बीएड कर रहे हैं तो मैं कहूँगा बेटर है इसको लीजिए, अगर लग गया तो ठीक बात है, नहीं तो फिर तो अपना बीएड कीजिए, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जाता है शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षण सहायक साधन का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है। तो हम लोग जो देखिए, जब टीचिंग करते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया पढ़ाते हैं, ठीक है, या कुछ भी, तो जब एजुकेशन देते हैं तो शिक्षण के लिए सहायक साधन भी कुछ होता है, ठीक है, एड भी होता है कुछ। वाई आर टीचिंग एड यूज इन टीचिंग प्रोसेस। तो हम लोग टीचिंग एड का प्रयोग करते हैं, सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे कंप्यूटर का प्रयोग किए हैं या प्रोजेक्टर का प्रयोग किए हैं। तो क्यों करते हैं, समय बिताने के लिए नहीं नहीं, तो टाइम पास बिल्कुल नहीं, वो सरकारी स्कूल के बच्चों को मास्टर का काम होता है, ठीक है, विद्यार्थियों की रुचि बढ़ाने और समझ आसान बनाने के लिए, ठीक है, टू इंक्रीज स्टूडेंट इंटरेस्ट एंड मेक लर्निंग इजी। तो हम लोग जो है उनकी इंटरेस्ट को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं, इसीलिए करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। शिक्षण की सफलता किस पर निर्भर करती है, ठीक है, जो शिक्षण होता है इसकी सफलता किस पर निर्भर करती है, किस बात पे कि सक्सेसफुल टीचिंग हम लोग कर रहे हैं, ये किस पर डिपेंड करता है, तो डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया पे, स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन पे, सॉरी फीडबैक पे, रेस्पॉन्स पे, या शिक्षण की सामग्री पे, टीचिंग का मटेरियल क्या है। एक प्रभावी शिक्षण, सक्सेसफुल टीचर, ठीक है, किस पे, विद्यार्थियों का रिस्पॉन्स, या टीचिंग का मटेरियल, या विद्यालय का भवन, स्कूल का बिल्डिंग कैसा है, ठीक है, जर्जर हो गया है, नया है, परीक्षा का परिणाम, रिजल्ट। तो सबको कंफ्यूज होंगे कि शिक्षण की सामग्री या विद्यार्थियों की प्रक्रिया। तो देखिए राइट आंसर तो हो जाएगा विद्यार्थियों का प्रक्रिया है, स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कैसा है इसी बात पे हम लोग डिपेंड करते हैं, ठीक है। अगर अच्छा रिस्पॉन्स है तो डेफिनेटली आप एक अच्छे टीचर के गुण है और आप सक्सेसफुल टीचिंग कर रहे हैं। अगर आपका टीचिंग रिस्पॉन्स खराब है, ठीक है, फीडबैक 5 स्टार रेटिंग नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो टीचिंग का प्रोसेस थोड़ा सा सुधारने की जरूरत है, ठीक है। तो छात्रों की प्रक्रिया शिक्षक अपनी विधि सुधार सकता है, ठीक है, जो शिक्षण की विधि है उसको सुधार सकता है। चलिए इसीलिए प्रत्येक मास्टर को पढ़ाने के बाद बोलना चाहिए कि बोलिए आप मुझे कितना स्टार देना चाहेंगे पढ़ाने के बाद, ठीक है, और आपको कौन कौन सी बातें समझ में आई, कौन कौन सी नहीं आई, और नहीं समझ में आए तो क्यों नहीं समझ में आई बताइए भाई, ठीक है। चलिए हालांकि उतना कोई पूछता नहीं, बोलता है कौन देगा इतना टाइम यार ना। प्रभावी शिक्षक की पहचान क्या है, ठीक है, व्हाट आइडेंटिफाइज एन इफेक्टिव टीचर। तो देखिए प्रभावी शिक्षण की पहचान क्या है, एक प्रभावी शिक्षक कैसा होता है, ठीक है, एक इफेक्टिव टीचर, एक अच्छा शिक्षक का क्या गुण है, प्रेरणा देता है, गिविंग मोटिवेशन, या भय पैदा करता है, या मौन रहता है, ठीक है, साइलेंट कि अपना काम से काम रखो, आएगा पढ़ाएगा, जिसको पढ़ना है पढ़ो, जिसको नहीं पढ़ना है जाओ, ठीक है, केवल पुस्तक पढ़ना तो इसको हम लोग बोलते हैं कि वह स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, ठीक है। वो कोटेशन याद होगा कि गुड टीचर एक्सप्लेन एंड सुपीरियर टीचर भी, क्या बोलते हैं यार बोल रहे हैं, ठीक है, सुपीरियर टीचर जो होता है वह क्या करता है, तो लोगों को, स्टूडेंट को दिखाता है, ठीक है, और एक जो अच्छा टीचर होता है, ग्रेट टीचर, वह स्टूडेंट को मोटिवेट करता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अगला जाता है माइक्रो टीचिंग। ये माइक्रो टीचिंग क्या है जी, माइक्रो टीचिंग का उपयोग क्यों किया जाता है, वाई इज मिक्रो टीचिंग यूज, ठीक है, माइक्रो नहीं सॉरी मिक्रो, ठीक है, मिक्रो टीचिंग का यूज क्यों किया जाता है। तो ये मिक्रो टीचिंग का उपयोग क्यों किया जाता है,
देखिए, शिक्षण की प्रक्रिया के लिए शिक्षक, एक मिनट, बोल बोल के ना थक जाता हूँ। थोड़ा सा डिफरेंस क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो टीचर होते हैं उसको ट्रेनिंग के लिए फॉर टीचर ट्रेनिंग मिक्रो टीचिंग का प्रयोग क्यों किया जाता है? टीचर का ट्रेनिंग के लिए या विद्यार्थियों की परीक्षा के लिए? ये थोड़ा सा नया क्वेश्चन लगा होगा आपको। फॉर स्टूडेंट एग्जामिनेशन, या प्रशासनिक कार्यों के लिए, या अनुशासन हेतु। तो देखिए, जब टीचर का ट्रेनिंग दिया जाता है तो उसको मल्टीपल पार्ट्स, मल्टीपल चीजें सिखाई जाती हैं, छोटे छोटे चीजें सिखाई जाती हैं, छोटे छोटे स्किल्स सिखाए जाते हैं, ठीक है। तो इन सभी के लिए जो है मिक्रो टीचिंग यूज किया जाता है। मिक्रो टीचिंग टीचर को ट्रेनिंग देने के लिए सिखाया जाता है, ठीक है। मिक्रो टीचिंग में टीचर को छोटे छोटे यूनिट्स, स्किल्स और मल्टीपल स्किल्स की ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। तो इट्स यूज फॉर टीचर ट्रेनिंग। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन है, टीचिंग इज अ डैश प्रोसेस। तो टीचिंग एक कैसा प्रोसेस है? डायनेमिक प्रोसेस है, या स्टैटिक प्रोसेस है, या वन साइडेड प्रोसेस है, या नैरो साइड प्रोसेस है? तो देखिए, टीचिंग जो है समय के साथ परिवर्तित रहता है, बदलता रहता है। सो इट्स कॉल्ड डायनेमिक प्रोसेस, ठीक है। यह एक गतिशील प्रक्रिया है, डायनेमिक प्रोसेस है। अगला है, सफल शिक्षण के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? व्हाट शुड अ टीचर फॉर डू फॉर सक्सेसफुल टीचिंग? तो देखिए, जब हम एक सक्सेसफुल टीचर कहलाने के लिए लायक होते हैं तो आपके पास ये गुण होने चाहिए, ठीक है। क्या करना चाहिए आपको? विद्यार्थियों की रुचि को जानना चाहिए कि स्टूडेंट का इंटरेस्ट क्या है एक्चुअल में, ठीक है। केवल पाठ्यक्रम पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ना परीक्षा देना, ना विद्यार्थियों को सजा देना। तो हमें क्या करना होगा? स्टूडेंट के इंटरेस्ट को जानना होगा, ठीक है। आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा यहाँ पे, कौन सा तत्व शिक्षण का हिस्सा नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ टीचिंग, इनमें से कौन सा टीचिंग का हिस्सा नहीं है? देखिए, जब हम पढ़ाते हैं तो कुछ उद्देश्य होता है कि भाई आज ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण पढ़ा रहे हैं, चाहे भारत का संविधान पढ़ा रहे हैं, ठीक है, चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा रहे हैं, चाहे पृथ्वी का आंतरिक स्ट्रक्चर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या वस्तु विनिमय पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं यार, फलना ढिमका, ठीक है। तो उसका ऑब्जेक्टिव एक होता है, ठीक है, विषय वस्तु कंटेंट होता है। अनुशासन, ठीक है, अनुशासन डिसिप्लिन, या मूल्यांकन, इनमें से क्या है जो शिक्षण का पार्ट नहीं है, ठीक है। टीचिंग का प्रोसेस इनमें से कौन सा नहीं है? तो देखिए, इवोल्यूशन जो है अंतिम प्रोसेस होता है, लास्ट प्रोसेस, ठीक है। विषय वस्तु कंटेंट ये सब आपका मिडिल का प्रोसेस है, लेकिन डिसिप्लिन ना, ये आपका प्रोसेस नहीं है, ठीक है। डिसिप्लिन नहीं है, अनुशासन नहीं है, टीचिंग के प्रोसेस में नहीं आता, ये अलग से आता है, ठीक है। बिहेवियरल प्रोसेस है, साइकोलॉजिकल प्रोसेस है, लेकिन ये हमारा टीचिंग के प्रोसेस में इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। सो डिसिप्लिन इज द राइट आंसर। अनुशासन शिक्षण में सहायक तत्व है, परंतु प्रक्रिया या हम लोग डायरेक्ट ये इसको आगे में नहीं लेंगे, ठीक है। ये हमारा औपचारिक घटक नहीं है, ठीक है, ये हमारा सहायक तत्व है। चलिए अगला जाता है कि देखिए, टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस। शिक्षण जो कला भी है और विज्ञान भी है। क्यों कहा जाता है ऐसा भाई कि टीचिंग इज बोथ आर्ट एंड साइंस? हम लोग थ्योरी में पढ़े थे कि शिक्षण जो है कला भी और विज्ञान भी है। ऐसा क्यों कहा जाता है? वाई इज टीचिंग कॉल्ड बोथ आर्ट एंड साइंस? क्यों? क्योंकि इसमें सृजनशीलता, विधि दोनों होती है, ठीक है। विधि मतलब साइंस हो गया, सृजनशीलता मतलब रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, ठीक है। ये आर्ट हो गया और ये हमारा साइंस हो गया, ठीक है। बिकॉज इट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी, दैट मीन्स आर्ट्स एंड मेथड्स। मेथड्स मतलब साइंटिफिक अध्ययन, सिस्टमेटिक वे में अध्ययन, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसलिए इसको आर्ट एंड साइंस दोनों कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिविटी मतलब होता है आर्ट, और मेथड मतलब जो सिस्टमेटिक वे होता है इसको कहा जाता है साइंस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारा, शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल ऑफ अ टीचर? देखिए, टीचर की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है? मार्गदर्शन और प्रेरक, मतलब गाइड एंड मोटिवेटर का काम करना, ठीक है, या फिर पर्यवेक्षक, जो सुपरवाइजर बोलते हैं उसका काम करना, या कंट्रोलर का काम करना, या एग्जामिनर का काम करना, ठीक है। तो मार्गदर्शक और प्रेरक का काम करता है, ठीक है। मार्गदर्शक, गाइड एंड मोटिवेटर का काम करता है। आधुनिक शिक्षक नियंत्रण नहीं बल्कि मार्गदर्शन देता है, ठीक है। मैं फर्स्ट डे जब डीएसपी में गया था
तो मैं जीन्स पहन के गया था, तो टीचर हमको बहुत ज़्यादा झाड़ने लगा कि जीन्स पहन के आ गया है, ढंग नहीं है, बिहेवियर नहीं। तो हम बोले लिसन, दिस इज माई फर्स्ट डे, ठीक है, एंड आई डोंट हैव एनी आइडिया ऑफ। बताइए उसको कि भाई मुझे कुछ भी आइडिया नहीं कि आपका कॉलेज का ड्रेस कोड क्या है और आप मुझे झाड़ रहे हैं। पहले बिना बैकग्राउंड जाने कि हम कौन हैं, क्या करने आए हैं, मतलब देख लिए जींस में तो कुछ भी बोल देंगे, ठीक है। तो इस तरह से टीचर से ना एकदम लड़ जाइए, ठीक है। जो अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है और दूसरे का डिसिप्लिन, मतलब बिना कुछ जाने किसी भी चीज को मत बोलो यार, ठीक है। तो मार्गदर्शन कीजिए, प्रेरण कीजिए, ठीक है। डायरेक्टली आप डिसिप्लिन का बात मत कीजिए। हाँ, तो भाई समझ रहे हैं। चलिए, टीचर मतलब ऐसा नहीं कि इन फ्यूचर में हम लोग ऐसा करेंगे, ठीक है। आप भी टीचर बनेंगे, आप भी प्रोफेसर बनेंगे, हो सकता है मैं भी डीन बने, एचओडी बने, वाइस चांसलर बने, ठीक है। इन फ्यूचर कौन क्या जानता है, हो सुनो। तो जब भी करें तो ऐसा मत कीजिएगा बिहेव किसी को कि उससे स्टूडेंट को बुरा लग जाए और आप पे फिर वह उलझ जाए। अगला जाता है शिक्षण प्रक्रिया में ऑब्जेक्टिव का अर्थ क्या होता है। ऑब्जेक्टिव मतलब होता है उद्देश्य, ठीक है। इन टीचिंग प्रोसेस ऑब्जेक्टिव मीन्स, तो सीखने की अपेक्षित परिणाम क्या आता है, आउटकम क्या आता है, इसको बोलेंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है। सीखने का अपेक्षित परिणाम क्या आ जाता है, उद्देश्य, हम लोग क्यों सीख रहे हैं, इस पार्ट को क्यों पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। तो इस पार्ट को ऑब्जेक्टिव पढ़ने का उद्देश्य है जेट के एग्जाम को क्लियर करना और टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रोसेस को सीखना। केवल टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रोसेस को सीखना है नहीं है, न केवल एग्जाम क्लियर करना है, दोनों एग्जाम भी क्लियर करना है और टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रोसेस को भी सीखना है। ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मतलब सीखने का अपेक्षित परिणाम, ठीक है। लर्निंग का आउटकम क्या है, तो ऑप्शन है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक की योजना नहीं होगी, ना परिणाम होगा, रिजल्ट, ना अनुशासन होगा, ठीक है। दोनों आता है इसमें। 50 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यूजीसी नेट के अनुसार, ठीक है, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। अकॉर्डिंग टू यूजीसी नेट व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। तो देखिए, ज्ञान का संप्रेषण, ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, या शिक्षार्थियों में चिंतन और रचनात्मक विकसित करना। तो देखिए, नाम पढ़ के ही लग गया होगा कि डेवलप करना है थिंकिंग, ठीक है, एंड क्रिएटिव लर्निंग। चलिए, ये सारा क्वेश्चन का नोट्स आंसर आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन सॉरी ज्ञान सागर ऐप में दे दिया जाएगा। और फिर हम लोग करेंगे कल यूनिट 2, ठीक है। यूनिट 2 में कल क्या होगा, चलिए देख लेते हैं। पहले हम लोग नोट्स करते हैं एंड देन करते हैं हम लोग, यहाँ पे होगा तब तो एक बार सब देखिए सारा मैं उसको भी अपलोड कर दिया हूँ। अच्छा, यहाँ पे नहीं है ना। कल हम लोग करेंगे यूनिट 2, जिसमें हम लोग पहले नोट्स करेंगे, फिर हम लोग का क्वेश्चन आंसर रहेगा, ठीक है। और प्रत्येक यूनिट से मैं 50 क्वेश्चन लाऊंगा और जब सब कंप्लीट हो जाएगा हमारा, ठीक है, मतलब 10वां यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक, तब जाके हम लोग फिर प्रैक्टिस करेंगे पेपर 1 का, ठीक है। चलिए, और ये आपको ऐप का लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। 25 रुपया में यह ऐप है, केवल इस जेट के लिए नहीं बल्कि कंप्लीट बताए ना, झारखंड में जितना भी एग्जाम होता है सबका आपको यहाँ पे दिया जाएगा, ठीक है। सबका नोट्स दिया जाएगा, क्वेश्चन दिया जाएगा और वीडियोस भी दिया जाएगा, सिर्फ 25 रुपया में। एक पैंटी हड़िया का दाम हो भाई, करता ज़्यादा दाम तो ना है ना। थैंक यू दोस्तों, बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। जोहार।